हेलो फ्रेंड्स, टीम समरहिल के सीटेड क्लासेस में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का सीडीपी सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक बार फिर से चैप्टर 20 के संवेग और संज्ञान का जो अध्याय हमारा चल रहा है, इसके अगले पार्ट में हम हैं। और आज के क्लास में हम लोग एक नए सिद्धांत की चर्चा करेंगे और आज का यह सिद्धांत स्कैक्टर-सिंगर सिद्धांत है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को संक्षेप में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। वहां एक लिंक दिया गया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जहां से आप महत्वपूर्ण जानकारियां साथ ही साथ जिस क्लास को आप देख रहे हो उसका PDF नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा और ये सारी जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथियों को जोड़ें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्कैक्टर-सिंगर का सिद्धांत आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। और स्कैक्टर-सिंगर ये भी दो मनोवैज्ञानिक हैं, जैसा कि आज पिछले के क्लास में हम लोगों ने देखा। अभी तक हम लोगों का जो 2 क्लास आया सिद्धांत के ऊपर, वो कौन कौन से थे? जेम्स लैंग का सिद्धांत और कैनन बार्ड का सिद्धांत और स्कैक्टर-सिंगर का सिद्धांत आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इस सिद्धांत को संवेग के द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखेंगे, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, 2 फैक्टर थ्योरी। और यह सिद्धांत वर्ष 1950 में दिया गया था। यह एक संज्ञानात्मक विधि है। यह क्या है? तो एक संज्ञानात्मक विधि है जो संवेग के चरणों को समझने की एक कला है, ठीक है। संवेग कैसे घटित होता है, कौन कौन से चरण में घटित होता है, उसे समझने की एक कला है, ठीक है, जो कि संज्ञानात्मक क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। स्टैनली स्कैक्टर और जीरोम सिंगर के अनुसार संज्ञानात्मक कारक संवेगों तथा मनोदशाओं के विभिन्न चरणों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक कारक संवेगों तथा मनोदशाओं के विभिन्न चरणों को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत उत्तेजनात्मक घटनाएं, अवधारणा तथा व्याख्या को प्रदर्शित करता है, जो कि सूचना प्रसंस्करण का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि संज्ञान तथा संवेग बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवेग पुनः भाव एवं भावात्मक व्यवहार को अभिव्यक्त करने में मदद करता है, ठीक है। जो संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, बच्चों के अंदर उत्पन्न होते हैं, तो बच्चों के बारे में हम उनके अंदर जो संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनके अंदर के उत्पन्न संवेगों को यदि समझ लिया जाए तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। और कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के अंदर होने वाले संवेगिक परिवर्तन को समझना एज ए टीचर आप लोगों के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप बच्चों के सांवेगिक परिवर्तन को समझते हो, सपोज दैट आप कोई कहानी पढ़ा रहे हो और पढ़ाते समय बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या वे आपकी कहानी को सुनने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। आप विज्ञान पढ़ा रहे हो, कोई प्रयोग करके दिखा रहे हो और उस समय आप बच्चों के चेहरे को पढ़ो, उनके अंदर जो संवेग उत्पन्न हो रहा है उसे पढ़ने का प्रयास करो, तो आप पाओगे कि सारे बच्चे उस प्रयोग को खुद से करने के लिए चाह रहे हैं, है ना। वे ललायित हो रहे हैं कि काश सर मुझे भी मौका दें तो मैं भी इस प्रयोग को खुद से करके देखूं, है ना। तो आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता कर सकते हो। और स्कैक्टर-सिंगर के सिद्धांत यही बताता है कि संवेग के चरण को समझना चाहिए। सांवेगिक परिवर्तन बच्चों में होते हैं और ये बहुत सारी सूचनाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सूचनाओं का प्रसंस्करण होता है। जो सूचनाएं उनके अंदर आ रही हैं उसका प्रसंस्करण होता है और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके बॉडी लैंग्वेज से वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और ये बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संज्ञान और संवेग, ये 2 चीज़ें बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को स्कैक्टर-सिंगर सिद्धांत समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और आज के अगले टॉपिक में हम लोग संवेग के प्रकार को जानेंगे। यहाँ देखेंगे कि संवेग के प्रकार क्या क्या हैं।
सबसे पहले इस चीज़ को जानेंगे कि संवेग के प्रकार किसने दिए, किस मनोवैज्ञानिक ने दिए। तो संवेग के प्रकार मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने दिए। मैकडूगल के अनुसार संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। अब ये मूल प्रवृत्तियां क्या हैं? मूल प्रवृत्तियां अर्थात फंडामेंटल ट्रेंड या फंडामेंटल टेंडेंसीज क्या हैं? तो मूल प्रवृत्ति का अर्थ होता है मानव जो कार्य बिना सीखे हुए, ठीक है, मानव जो कार्य बिना सीखे हुए जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है वह मानव की मूल प्रवृत्ति कहलाती है। आई बात समझ में कि वे कार्य, इसे हम लोग सहजात प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस अध्याय में सहजात प्रवृत्तियों की बात की है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो वे सहजात प्रवृत्तियां ही मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं। मानव जो कार्य बिना सीखे हुए जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है वह मानव की मूल प्रवृत्ति कहलाती है। अब ये मूल प्रवृत्तियां क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे कि संतान की कामना, काम प्रवृत्ति, जिज्ञासा, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा, जिज्ञासा है ना, सामूहिकता, समूह में रहने की भावना, भोजन की खोज है ना, रचना धर्मिता, संग्रहण, हास, ये सारी मूल प्रवृत्तियां हैं जो खुद ब खुद बिना कहीं से सीखे हुए, बिना औपचारिक ज्ञान के अनौपचारिक माध्यम से मनुष्य के अंदर आ जाती हैं। ये मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। यह एक आंतरिक बल की तरह होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होती हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग संबंधित होता है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से हुई है, ठीक है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक संवेग से संबंधित होता है। इस चीज़ को समझेंगे कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक संवेग से संबंधित होता है और संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से ही हुई है। जो मूल प्रवृत्तियाँ, सहजात प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक कारणों से हमारे अंदर मौजूद हैं, उन्हीं से संवेग की उत्पत्ति हुई है। और मैकडूगल ने संवेग के 14 प्रकार बतलाए हैं। कितने प्रकार? 14 प्रकार, ठीक है। अब ये 14 प्रकार कौन कौन से हैं इसको समझ लेते हैं और मूल प्रवृत्ति और संवेग इन दोनों को समझेंगे। और कभी कभी एग्जाम में 4 उदाहरण दिए हुए रहेंगे और पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन एक संवेग है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि संवेग कौन कौन से हैं और किस मूल प्रवृत्ति के कारण है। तो सबसे पहला पलायन है। सबसे पहला पलायन, ठीक है। पलायन अर्थात एस्केप। और यह इसके कारण कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? भय, ठीक है, डर। अब दूसरी जो प्रवृत्ति है वह है युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब क्या होता है? युयुत्सा का मतलब लड़ाई की भावना, कॉम्बैट, ठीक है। और इसके कारण कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? क्रोध, एंगर, ठीक है। क्रोध आपके चेहरे पर झलक उठेगा जब आप किसी से लड़ाई करने जाओगे, है ना। तीसरी मूल प्रवृत्ति कौन सी है? निवृत्ति। निवृत्ति अर्थात रिपल्सन। निवृत्ति के कारण घृणा उत्पन्न होती है, ठीक है। डिसगस्ट इसको कहते हैं, हेटर्ड कहते हैं, घृणा, है ना। ये प्रेम का उल्टा है, घृणा। संतान की कामना, ये चौथी मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। संतान की कामना, पेरेंटल, और इसके कारण वात्सल्य उत्पन्न होता है, ठीक है। वात्सल अर्थात टेंडरनेस। मनुष्य के अंदर बच्चों के प्रति वात्सल्य भावना का उत्पन्न होना, यह संतान की कामना मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न संवेग है। अब 5वीं मूल प्रवृत्ति है शरणार्थी, रिफ्यूजी, और इसका संवेग है करुणा, ठीक है। शरणार्थी का क्या है? करुणा। इसके बाद है काम प्रवृत्ति, सेक्स, और इसका जो संवेग है वह है कामुकता, लस्ट। इसके बाद है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, आश्चर्य, ठीक है। बच्चों में जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी,
वे जिज्ञासा की प्रवृत्ति जब उनमें होगी तो उनके अंदर जो संवेग होगा वो आश्चर्य होगा। वे किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा जब होगी तो सबसे पहले वे आश्चर्य व्यक्त करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे दैन्य। दैन्य का मतलब सबमिशन, दीनता, गरीबी की भावना, ठीक है। तो इसके कारण जो संवेग उत्पन्न होता है वो है आत्महीनता, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, अपने आप को हीन समझना, ठीक है। अगला देखेंगे आत्मगौरव, सेल्फ प्राइड, और इसके कारण जो संवेग उत्पन्न हुआ वो है आत्माभिमान, सेल्फ स्टीम। और इसके बाद है सामूहिकता, ग्रुपिंग, और इसके कारण जो संवेग उत्पन्न हुआ वो है एकाकीपन, लोनलीनेस, अकेलापन। इसके बाद है भोजन की खोज, फूड सर्चिंग, और इसका जो संवेग है वो है भूख, हंगर। इसके बाद है संग्रहण, एक्विजिशन, और इसका संवेग है अधिकार, ऑनरशिप। 13वां है रचनाधर्मिता, कंस्ट्रक्शन, देखेंगे यहाँ रचनाधर्मिता, कंस्ट्रक्शन, और इसका संवेग कृति भाव है, यानी कि क्रिएटिवनेस, करने का जो भाव होता है, किसी चीज़ को मन में पहले गढ़ लेना, उसके बाद उसको कागजों पर उकेर देना। और इस 14वां है हास, यानी कि लाफ्टर, और लाफ्टर का संवेग आमोद है, एम्यूजमेंट, ठीक है, मनोरंजन। तो ये मैकडूगल के बताए 14 मूल प्रवृत्ति एवं उससे संबंधित संवेग थे। अब बढ़ते हैं अंतिम टॉपिक की ओर, जो है संवेगों के घटक। संवेगों के घटक कौन कौन से हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि संवेग के 3 घटक हैं। पहला है शारीरिक परिवर्तन, दूसरा व्यवहार में बदलाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति, और तीसरा है संवेगात्मक भावनाएं। जब किसी व्यक्ति के अंदर सांवेगिक परिवर्तन होते हैं, संवेगों के घटक उनमें 3 होते हैं। सबसे पहला शारीरिक परिवर्तन। जब एक व्यक्ति किसी संवेग का अनुभव करता है तब उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे हृदय की गति का बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, पुतली का बड़ा हो जाना, सांस तेज चलना, है ना, मुंह का रूखा हो जाना, पसीना निकलना इत्यादि। दूसरा है कि उसके व्यवहार में बदलाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति। इसका तात्पर्य बाहरी और ध्यान देने योग्य चिन्हों से है जो एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है। इसमें चेहरे के हाव भाव, शारीरिक स्थिति, हाथ के द्वारा संकेत करना, भाग जाना, मुस्कुराना, क्रोध करना एवं कुर्सी पर अचानक बैठना इत्यादि सम्मिलित हैं। चेहरे की अभिव्यक्ति के 6 मूल संवेग होते हैं। इसे ध्यान रखेंगे कि जो चेहरे के अभिव्यक्ति होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उसके 6 मूल संवेग हैं। कौन कौन से हैं? भय, क्रोध, दुख, आश्चर्य, घृणा और प्रसन्नता। ये 6 संवेग जब उत्पन्न होते हैं तो वे मनुष्य के चेहरे के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ने लगते हैं और कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे देख करके आसानी से समझ सकता है कि व्यक्ति किस स्थिति में है। इसका तात्पर्य यह है कि यह संवेग विश्व भर के लोगों में आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा है संवेगात्मक भावनाएं। अब संवेगात्मक भावनाएं क्या हैं? संवेग उन भावनाओं को भी सम्मिलित करता है जो व्यक्तिगत हो। हम संवेग को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे प्रसन्न, दुखी, क्रोध, घृणा आदि। हमारे पूर्व अनुभव और संस्कृति जिससे हम जुड़े हुए हैं हमारी भावनाओं को आकृति प्रदान करते हैं। जैसे अचानक कोई बिच्छू दिख जाए तो हम डर जाते हैं और उस बिच्छू को मारने का प्रयास करते हैं। रास्ता चलते कोई मंदिर दिख जाए तो हाथ जोड़ते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे अंदर जो है पूर्व अनुभव और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये सहज भावनाएं हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आज 20वें अध्याय का अंत हुआ। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, और अगला क्लास हमारा इसके ऊपर सीटेट शिक्षक का होगा, जिसमें हम लोग 6 सिलेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग सीटेट शिक्षक में आओगे और उन सारे सवालों का सही सही जवाब दोगे। तो ठीक है, आप लोगों को इंतज़ार रहेगा और मुझे भी इंतज़ार रहेगा सीटेट शिक्षक सीरीज में आप लोगों का